So what are we basically going to look at is आज ना बच्चों हमने start करनी है CVS. That's what we're gonna start. There's two ways. We have CVS Pathology and CVS Physiology. CVS Physiology ना इसकी थोड़ी अजीब सी है. Anyways, and it's gonna take some time, so bear with me. And जो एम्ब्रियोलॉजी शुरू में ना एम्ब्रियोलॉजी का और ये एनाटॉमी का पोर्शन आता है, ठीक है. इसमें से आ जाते हैं एमसीक्यूज लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड सप्लाई सारा कुछ. लेकिन ये सारा कुछ एक तो आप थॉरिक्स में भी करते हो, एम्ब्रियोलॉजी का अलग से भी मैंने 2 दिन देने हैं. बट ये है कि अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है. we're going to start cardiovascular physiology already then. Okay. So सबसे पहले we have terms like, I have to tell you a few terms like stroke, what's afterload, what is preload. So basically, just give me a minute. Yeah, okay. But just सबसे पहले, I'm going to start just familiarizing you with a few terms. I'm going to be really quick with this. If there's something that you don't understand, tell me. So first of all, what is a cardiac output? Cardiac output is basically the, in fact, first हम छोटे से लेते हैं. पहले stroke volume क्या होता है? Stroke volume होता है बच्चों the amount of blood that is pumped into, that is pumped by the left ventricle into the aorta with each, like with each contraction. That's what your stroke volume is, right? So it's the volume. It is the volume that is ejected from the ventricle on each beat. ठीक है. अब इधर आप लोग एक चीज रख लो कि ना स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना, बेसिकली उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एन डायस्टलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टलिक वॉल्यूम. ठीक है. डायस्टलिक वॉल्यूम क्या होता है? डायस्टलिक वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज इन द हार्ट आफ्टर फिलिंग. ठीक है. मतलब कि वो वॉल्यूम जो हार्ट के अंदर रहता है आफ्टर डायस्टली, जब हार्ट बिल्कुल मतलब डायस्टली बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है ना, और हार्ट मुकम्मल तौर पे फिल हो जाता है विद ब्लड, तो वो जो वॉल्यूम होता है ना उसको हम कहते हैं एंड डायस्टलिक वॉल्यूम, जो डायस्टली या फिलिंग पीरियड के एंड पे होता है. ठीक है. और जब आप स्ट्रोक, अब क्या होता है कि एंड डायस्टलिक वॉल्यूम है, उसके बाद ना हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है. जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो इस एंड डायस्टलिक वॉल्यूम से स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाता है. द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा विद ईच हार्ट बीट. ठीक है. तो जो रिमेनिंग ब्लड रह जाता है ना इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आफ्टर इजेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज योर एंड सिस्टलिक वॉल्यूम. ठीक है. एंड सिस्टलिक वॉल्यूम इज एसेंशियली the volume of blood that remains in the heart after a contraction. ठीक है. अच्छा, अब stroke volume is like I said end diastolic volume minus end systolic volume. अब ना इसमें 2 terms भी आ जाते हैं, प्रीलोड और आफ्टरलोड. बेसिकली ना इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया ना. अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, उसके कुछ वो डिपेंड, मतलब उसके ना कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट इट डिपेंड्स ऑन. ठीक है. मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जैसे प्रीलोड है, जैसे आफ्टरलोड है. मतलब ये कि किस तरह, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, आप लोगों को पता चल रहा है व्हाट द टर्म मींस. कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है कि लाइक if I were to define contractility, actually it's hard to define contractility. It's about like किस फोर्स से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये कौन सी कितनी फोर्स जनरेटेड है. जितनी ज्यादा फोर्स, या बल्कि इनफैक्ट it's hard to define contractility. I'm not gonna do it because it's hard and everyone knows what contractility means. So anyways, the greater the contractility is, the greater will your stroke volume be. That's a factor that is affecting stroke volume. इसी तरह प्रीलोड होता है और आफ्टरलोड होता है. अब इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है? ठीक है. बच्चों, जो प्रीलोड होता है ना, दैट इज व्हाट योर एंड डायस्टलिक वॉल्यूम इज. ठीक है. कि व्हाट इज द वॉल्यूम, दैट इज व्हाट इज द वॉल्यूम इन योर हार्ट आफ्टर अ डायस्टली, दैट इज योर प्रीलोड. ठीक है. प्रीलोड को आप वीनस रिटर्न भी समझो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है आफ्टरलोड. आफ्टरलोड होता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस. ठीक है. इनफैक्ट इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे that I'll just
ये मैंने लिखा हुआ भी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। या आफ्टरलोड जो होता है ना बच्चों, वो होती है रेजिस्टेंस दैट द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू इजेक्ट ब्लड फ्रॉम सिस्टली। ठीक है, ये अब एक बहुत टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, हो सकता है आप लोगों को ना समझ आए। आई एम प्रीटी शायद इतना बेसिक आप लोगों को आता भी हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके ज़रा मुश्किल होता है, तो आई एम सॉरी इफ आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग इट अ लिटिल मोर। एनीवेज, तो खैर आफ्टर लोड का आप अंदाज़ा इस तरह से लगाओ कि अगर बच्चों एक पेशेंट है जो बीपी का मरीज है, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका मतलब ही इज गॉट अ हाई बीपी, मतलब द रेजिस्टेंस दैट जो आफ्टर लोड होगा उसका ज़्यादा होगा। उसका आफ्टर लोड ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो नेचुरली एथरोस्क्लेरोटिक हैं या वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनके ल्यूमेंस नैरो हैं, दे प्रोवाइड अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है, टू ब्लड फ्लो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे स्ट्रोक जो इसकी वजह से ये होता है कि रेजिस्टेंस ग्रेटर होती है। और इफ योर आफ्टर लोड इज, मतलब जब आपका आफ्टर लोड ज्यादा होता है ना, तो आपको ज्यादा प्रेशर से ब्लड को फोर्स करना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। डिड यू गाइस गेट दिस? जितना आफ्टर लोड होगा उतना ज्यादा प्रेशर है। एंड देन बेसिकली व्हाट इट, आई थिंक इट्स बेटर टू एक्सप्लेन इट टू यू। After load is, what it does is, increased afterload, so leads to a greater myocardial oxygen demand, क्योंकि हमें ना ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, the heart needs to work harder, ठीक है। और ओवर टाइम जब क्रॉनिक हाई आफ्टर लोड होता है, मतलब कि क्रॉनिकली आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मतलब हाइपरटेंशन ज़्यादा है, आपकी वेजल्स, ब्लड वेजल्स जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक हैं, उनके ल्यूमेंस नैरोअर हैं, तो क्रॉन फिर जब हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है ना, तो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली आर्टरीज में पंप करता है ना, तो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कैन इवेंचुअली लीड टू हार्ट फेलियर। तो ये हो गया इंक्रीज्ड आफ्टरलोड का हमारे दिल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज्ड आफ्टरलोड किस कंडीशन के अंदर हो रहा है बच्चों? जब फॉर एग्जांपल एक कंडीशन जिसका मैंने आपको बताया था, दैट इज, फर्ज करो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा है कि ना, अगर जो एओर्टिक स्टेनोसिस हुई हुई है, ठीक है, अगेन उसमें भी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए द हार्ट नीड्स टू वर्क हार्डर। अब फर्ज करो कि ना, अगर जब आफ्टर लोड कम हो गया है, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन, जो रेजिस्टेंस है ना टू टू the resistance that the heart has to overcome in order to push the blood into the arterial system, अगर फॉर वट एवर रीजन इट डिक्रीजेस, वेजोडाइलेशन हो जाए, ठीक है, तो द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज इजियर फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल टू पंप ब्लड, ठीक है। और दिस कैन बी बेनिफिशियल इन केसेस वेयर रिड्यूसिंग कार्डियक वर्कलोड इज नीडेड, सच एज इन केसेस ऑफ कार्डियक फेलियर। मतलब वो पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ना, फर्ज करो जैसे अगर इंक्रीज आफ्टर लोड था, ठीक है, और मेरा मेरा जो पेशेंट है उसको ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही थी, ठीक है। अब मैंने क्या करना था कि किसी तरह मैं इस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को प्रोग्रेस करने से बचाऊं टू हार्ट फेलियर। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार इसका पॉजिटिव फैक्टर तो क्या है? इसका पॉजिटिव फैक्टर तो हाइपरटेंशन है। बेसिकली मेरी वेजल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्टेड है, मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं कोई वेजो डायलेटर दे दूं, ठीक है, मैं कोई वेजो डायलेटर दे दूं। जब मैं वेजो डायलेटर दूंगी ना, तो मेरा हार्ट इस तरह मेरे हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतनी रेजिस्टेंस ही नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोसेस है ऑफ, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी टू फेलियर, वो जरा स्लोअर हो जाता है, ठीक है। बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई, if it seems like rocket science, I'm okay to explain it. समझ आ रही है? आई होप सबको आ रही हो, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गो क्विक, बट ये जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन होता है ना, आई ऑलवेज हेट इट बिकॉज इट रिक्वायर्स डिटेल। और फिर मुझे फिर बच्चे कहते हैं इट्स सो बोरिंग, इज इट रियली इंपॉर्टेंट, एंड देन आई डोंट नो व्हाट टू से। अच्छा खैर, सो नेक्स्ट अप वी गोना टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो खैर फेयरली सिंपल है बच्चों। इसका मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इस, आई एम जस्ट गोना समराइज व्हाट्स रिटन इन इट, ठीक है। अब ना वो ये कह रहे हैं, ओके गाइस,
सो वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है और स्ट्रोक वॉल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है ना, ठीक है, बेसिकली जितनी ज़्यादा आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी ना, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर सकती हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैटेकोलोमीन स्टिमुलेशन वाया बीटा 1 रिसेप्टर increase, let me just read all of them. Increase intracellular calcium, increase extracellular sodium, digitalis. Okay. बच्चों इसका ऑनेस्टली मतलब ये है कि देखो, जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है ना, ठीक है, ऑलराइट, उनके ऊपर ना जो आर्टीरियोल्स होती हैं और वेन्यूल्स वगैरह, इनके ऊपर ना हमारे पास ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, अल्फा 1 और बीटा 1। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे व्हेन वी विल गेट इनटू द नर्वस सिस्टम। नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, जितनी मैं बोल रही हूँ बस वो समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब ना एक होता है बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। देर इज वन सच बीटा 1 ऑटोनॉमिक रिसेप्टर ऑन ब्लड वेजल्स, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जब कभी ये स्टिमुलेट होगा बीटा 1 रिसेप्टर, ये जो बीटा 1 रिसेप्टर होता है ना, इसको हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। जब कभी ये क्यों एड्रेनर्जिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एड्रेनलिन काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को हम कैटेकोलोमीन्स कहते हैं, ठीक है। तो ना अब क्या वो कह रहे हैं कि जो जब कभी ये जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वाइडली स्प्रेड होते हैं, मतलब बीटा रिसेप्टर्स वाइडली स्प्रेड होते हैं हमारी बॉडी में, और बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है ना, वो ब्लड वेजल्स के अंदर फाउंड होता है। तो अब क्या होता है कि जब कभी भी ये बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेटेड बाय व्हाट, इट इज स्टिमुलेटेड बाय एड्रेनलिन व्हिच इज अ कैटेकोलोमीन। तो जब कभी भी कैटेकोलोमीन स्टिमुलेट करेगा बीटा 1 रिसेप्टर को, तो उसके नतीजे में क्या होगा, मतलब उसके नतीजे में उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि देयर इज दिस होल थिंग कि आपका आएगा इन जनरल व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन उन्होंने पूरा प्रोसेस दे थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू, सो आई एम गोना टेल यू व्हाट इट इज। बेसिकली व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज, जब भी कैटेकोलोमीन स्टिमुलेशन होती है बीटा 1 रिसेप्टर की, तो आई एम जस्ट गोना रीड दिस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को बीच में ना ये चीज़ें पता हों कि अच्छा ठीक है फॉस्फोलैम्बैन की होगी और इसमें किस तरह से होगा, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज होगा, लाइक दिस स्टफ, फोकस, ओके। बेसिकली क्या होता है कि जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना, तो जो प्रोटीन काइनेज, सॉरी, बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, तो अंदर पड़ा होता है, मसल के अंदर पड़ा होता है प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोलैम्बैन, वो उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ये काम करता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम एटीपीएज होता है वो एक्टिव हो जाता है, और उसकी वजह से इंक्रीज्ड कैल्शियम स्टोरेज होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इट्स अ लॉट ऑफ बोरिंग स्टफ, and they go like, for some reason what also ends up happening is where activated protein kinase A is also increasing the calcium storage in sarcoplasmic reticulum, what else it is doing is it is also causing calcium channel phosphorylation, increased calcium entry, and calcium induced calcium release. A lot of Greek is happening here, so I'm gonna just simplify this. Mm, in a minute, guys. Mm. Okay, guys, here we go. We're gonna start. Let's see if you're ready for this one. This is a little boring, but we have to do it because ना बच्चों आगे ना इसकी एक डायग्राम आती है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो सारा कुछ
I'm gonna have to do this. Please don't tell me it's boring. Don't tell me it'll take time, because I know it will, and that's what learning is. It will take time. It's better if it takes time right now than it does for you afterward. Okay? So focus. Don't complain that it's taking time. All right? बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्राइमरीली लोकेटेड होते हैं। मैं आपको पूरा ये जो सारा कुछ बोला है, लिखा हुआ है ना, मैं वो बता रही हूँ वो क्या है। बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। और उनकी एक्टिवेशन की वजह से ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है और हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ना जो बेसिकली ये जो बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये कार्डियक मसल सेल्स के ऊपर जब ये एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है कि ना इसके इमीडिएटली बेसिकली बीटा वन रिसेप्टर जो होता है ना वो जी कपल्ड प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। और बीटा वन रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होता है ना वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है। और जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है वो एक्टिवेट करता है एडिनालेट साइक्लेज को, जो कि आप लोगों को पता है सीएमपी बनाता है, ठीक है। सीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम होता है। बच्चों ये ना बहुत बेसिक बातें हैं, ये आप लोगों को समझ आ जाएंगी, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। प्लीज इसमें अब डोंट वरी टू मच। अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि सीएएमपी क्या करता है। सीएएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है, राइट। सीएएमपी सीएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन करवाई। प्रोटीन काइनेज ए ने फॉस्फोराइलेट किया मल्टीपल टारगेट प्रोटीन्स को विद इन द कार्डियक सेल, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, ठीक है। वन सच थिंग जो कि प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट करता है, मतलब मैं दो चीजों के नाम लूंगी, ठीक है। एक होते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स और एक होते हैं राइनोडिन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना, जो कि प्रोटीन मतलब बेसिकली बताने का मकसद ये कि जो प्रोटीन काइनेज ए है ना, अगर आप देखो बच्चों इधर भी ये प्रोटीन काइनेज ए है, it is going to phosphorylate this molecule but and it is also going to phosphorylate calcium channel, ठीक है। तो मैं आपको ये अप्रिशिएट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ना, फिर उसके बाद ये बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाते हैं ना मसल सेल्स के अंदर। तो उनमें से दो का मैं आपको बताती हूँ। एक होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब जो प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट करता है एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इंक्रीजिंग मतलब फिर ना ये खुल जाते हैं, सो दे ओपन, ठीक है। जब ये खुल जाते हैं ना तो कैल्शियम आयॉन्स का इन्फ्लक्स होता है। और तो कैल्शियम आयॉन्स का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये था एक, तो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरा होता है राइनोडीन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब बच्चों ये जो राइनोडीन रिसेप्टर्स होते हैं ना, जब ये फॉस्फोराइलेट होते हैं, राइनोडीन रिसेप्टर्स ना बेसिकली आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो रिसेप्टर होता है ये फॉस्फोराइलेट होता है, तो कैल्शियम तो होता बेसिकली क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है ना रिलीज्ड होता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द साइटोप्लाज्म। तो बाहर से भी आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द आउट टू इनसाइड एल टाइप कैल्शियम चैनल से आ रहा है, राइनोडाइन रिसेप्टर से कहाँ पे जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। बेसिकली कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब the increased influx of calcium and enhanced release from the sarcoplasmic reticulum दोनों के दोनों रेज करते हैं इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल्स को, एंड दिस डायरेक्टली बूस्ट्स कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ना वो भला कैसे, क्योंकि आगे हम पढ़ने भी वाले हैं कि जो कैल्शियम होता है वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी को, जो कि एक प्रोटीन होता है रिक्वायर्ड इन कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus। और फिर उसकी जो कि ना जो कि इंक्रीज जो कि बेसिकली ब्रिजेस बनवाता है एक्टिन और मायोसिन के दरमियान। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मैं इसके बीच में पढ़ूंगी नहीं। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? नहीं आया कोई बात नहीं, वी कैन फोकस ऑन दिस, बट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था बताना। Thank you. I feel like people are so tired of me talking. They're just like, yes, 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 move on. Anyways, so next up, so basically intracellular calcium increases, all right? And then apparently for some reason your sodium extracellularly decreases. And why is that? Because the activity of the sodium calcium exchanger decreases, right? And why does that happen?
Exactly. We'll talk about that. ये थोड़ा important है बच्चों, focus on this. And I'm sorry if it's taking time. It should. I mean, it's supposed to, because it's एक चीज में concept है. Mm. Um, ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है ना, ठीक है, इसने बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इसने ना रेगुलेट करना होता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स को इन द कार्डियक सेल्स, ठीक है। और ये कैसे करता है कि ये ना एक्सचेंज करता है 3 सोडियम आयॉन्स फॉर 1 कैल्शियम आयॉन्स, ठीक है, यूजुअली ट्रांसपोर्टिंग कैल्शियम आउट ऑफ द सेल, ठीक है। um, अब जब हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स होते हैं ना, ठीक है, तो दिस कैन कॉज द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज, ये जो ट्रांसपोर्टर है, टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इसे नॉर्मली क्या करना होता है कि इसे नॉर्मली क्या करना होता है, इसने कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करना होता है ना आउट ऑफ द सेल, ठीक है, और सोडियम ने जाना होता है इन द सेल, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब कैल्शियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया अंदर, जस्ट गिव मी अ मिनट, जब कैल्शियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया अंदर, तो इट इज जो इसकी डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम ज्यादातर अंदर आ रहा होगा सेल के रादर देन गोइंग आउटसाइड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रिवर्स मोड सोडियम चैनल, इसको कहते हैं NCX, दैट्स व्हाट आई कॉल इट, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। Okay, that was not important. Just remember, what actually ends up happening is, मतलब आप लोगों को बस ये पता होगा कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है ना, उसका पर्पस, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि उसने कैल्शियम को ना बाहर फेंकना होता है, ठीक है, और सोडियम ने अंदर आना होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। और जब ऐसा नहीं हो पाता, ये किस कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता, जब बहुत ज्यादा इंट्रासेलुलर कैल्शियम हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की इन जनरल एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, बस ये बताओ आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो डिजॉक्सिन होता है ना, वो क्या करता है, वो सोडियम पोटेशियम पंप को ना ब्लॉक कर लेता है। जब सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक हो जाएगा, तो नेचुरली सोडियम बाहर नहीं जाएगा, फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड नहीं जाएगा, तो इंट्रासेलुलर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब intracellular levels of sodium are going to increase, sodium calcium exchanger activity is going to decrease। अब कैल्शियम ने क्या करना था, मतलब इस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ने क्या करना था, इसने कैल्शियम को बाहर फेंकना था, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो गई है। आई नो दिस इज पार्ट, डिड यू गाइस गेट दिस पार्ट, लाइक कि किस तरह से डिजॉक्सिन जो है वो काम सोडियम पोटेशियम पंप पे कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली हाउ इज इट लीडिंग टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मुझे प्लीज कोई बता दे अगर आप लोगों को आ रहा है समझ तो। I know it's a little dry, guys. I'm with you. It's even more boring for me to teach you this. Is that good? Girls and boys, all of you understand? Please repeat this. Okay, that's good. I will repeat it. Okay. Did you get the part about sodium calcium exchanger? Did you get that part? Should I repeat that? I think I should repeat that too. It's gonna be annoying. Okay, cool. Just a minute. So first things you need to understand is जो sodium calcium exchanger होता है ना, what does it do? So basically it is essentially going to throw calcium out, ठीक है।
So in its most common mode of operation, it's going to basically it's going to extrude, it's going to throw one calcium ion out of the cell in exchange of 3 sodium ions entering the cell. ठीक है, तो इस प्रोसेस का इंटायर मकसद ये होता है कि हमने लोअर करना है इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को, ताकि हम मसल रिलैक्सेशन करवा सकें हार्ट की। ठीक है, अब ना इस ये ना ये इज इट्स अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। मतलब कहने का मकसद ये है कि ओके, दिस यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हाई इंट्रासेलुलर सोडियम लेवल्स और ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, जो ये जो NCX है ना, इट कैन ऑपरेट इन रिवर्स मोड ब्रिंगिंग कैल्शियम इनटू द सेल व्हाइल पंपिंग सोडियम आउट। ठीक है, कहने व्हाट दे ट्राइंग टू टेल यू इज, एक नॉर्मल मोड होता है और एक रिवर्स मोड होता है। ठीक है, रिवर्स मोड जो होता है ना वो होगा ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल, क्योंकि आप ऑब्वियस सोचोगे अगर डीपोलराइजेशन हो रही है कार्डियक मसल की, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और उसके लिए कैल्शियम को अंदर जाना चाहिए। ये मकसद होता है कि NCX जो होता है वो नॉर्मली कैसे ऑपरेट करता है कि उसने कैल्शियम को बाहर फेंकना होता है, सोडियम को अंदर लेना होता है। ठीक है, और ये बेसिकली वो इसलिए कर रहा होता है ताकि हम रिलैक्सेशन मेंटेन कर सके हार्ट मसल की। लेकिन डीपोलराइजेशन के दौरान ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है, जिसके नतीजे में डिपोलराइजेशन में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, यहाँ तक हम सबको बात समझ आ गई। अब ना हम चलते हैं डिजॉक्सिन। क्या डिजॉक्सिन बेसिकली क्या कर रहा होता है? यहाँ तक आई है समझ आपको, इमाद? Okay, thank you. Oh, looks like he's tired too now. All right. So anyways, I'm just going to tell you a little bit about this whole thing. I feel like I have just tried to run with sodium potassium ATPase. Um, okay, thank you. जो बच्चे जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है ना, ठीक है, नॉर्मली वो क्या करता है, उसमें सोडियम आयंस को बाहर फेंकना होता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेना होता है। ठीक है, और उसकी वजह ये होती है कि हमने कोशिश करना है कि हमने इंट्रासेलुलर सोडियम लेवल कम रखें हम, और पोटेशियम लेवल ज़्यादा रखें। लेकिन डिजॉक्सिन ने क्या करना है, डिजॉक्सिन ने ना इनहिबिट कर लेना है इस एक्टिविटी को। ठीक है, तो जब डिजॉक्सिन इस चीज़ को इनहिबिट कर लेता है ना, मतलब कि सोडियम अब इंट्रासेलुलरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, और पोटेशियम सोडियम इंट्रासेलुलरली इंक्रीज करता है। ठीक है, और एग्जैक्टली तो ना व्हाट दिस डज इज, as intracellular sodium levels rise due to sodium potassium ATPase inhibition, um, the gradient that normally drives sodium calcium exchange, it decreases. Anyways, what they're trying to say is sodium calcium exchanger typically extrudes one calcium ion out for 3 sodium ions entering the cell। ठीक है, और बिकॉज सोडियम आयन्स की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो गई है, इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर टू कीप पुशिंग सोडियम आयन्स इनसाइड योर सेल, राइट? क्योंकि सोडियम की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, अब रिपल्शन हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि NCX जो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, और अब क्या होता है कि कैल्शियम अंदर को आएगा। ठीक है, कैल्शियम अंदर को आएगा, इस तरह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करता है। और जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करती है। डिड यू गाइस गेट दिस? बच्चों मुझे बता दो इफ यू गॉट इट और नॉट। Anyone understand? This is testing everyone's patience. Got it. Thank you. Thank you so much. Thanks. This is hard to explain. I hate explaining physiology because it's hard. Anyways, so in general, for the umpteenth time, we're going to talk about what could possibly increase contractility. Actually, what could contractility and
stroke volume decrease with. देखो अब हमने पढ़ा है कि अगर इसका ना सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है, अगर बीटा 1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है ना, या श्योर, व्हाट इज इट? Somebody raised a hand, but what question did you ask? I'm new to this. I don't know what raising a hand means. Like, do you have a question? You would always ask me that. Okay. Well, ask me if you've got a question. Cool. I'll be waiting. Anyways, I'll read this. So they're like, बच्चों हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर बीटा 1 स्टिमुलेशन हो रही हो तो इन जनरल क्या होता है कि ये सारा कुछ होता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, यही पढ़ा ना हमने। तो अगर हम बीटा ब्लॉकेट कर दें तो फिर उसके बाद क्या होगा, सी एम पी डिक्रीज होगा, सी एम पी डिक्रीज होगा तो फॉस्फोकाइनेज जो है, प्रोटीन काइनेज ए जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम होगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन इन जनरल, जब भी कभी हार्ट फेलियर होता है या सिस्टोली में होता है कि हमने ना कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, और ब्लड को पुश करना होता है इनटू द आर्टीरियल सिस्टम या इनटू द एओर्टा। तो जब आपका हार्ट ही ठीक से पंप नहीं कर रहा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो नेचुरली खराब होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद एसिडोसिस इज आल्सो वन थिंग दैट अफेक्ट्स योर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। नेचुरली जो लैक्टिक एसिडोसिस होती है, एज यू गाइस नो, वो फिर इवेंचुअली आपके मसल्स या सेल्स को एग्जॉस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इवन दैट अफेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हाइपोक्सिया होगा और हाइपरकैप्निया होगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। हार्ट एक बहुत एक्टिव ऑर्गन है और अगर आपकी बॉडी हाइपोक्सिया में जा रही है या हाइपरकैप्निया में जा रही है, विच इज़ बेसिकली द सेम थिंग, मतलब अगर हाइपोक्सिया होगा तो नेचुरली हाइपरकैप्निया भी होगा। तो अगर ये हो रहा है तो नेचुरली आपका हार्ट तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा ना, मसल सेल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और ये जो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। हमने दो किस्म के कैल्शियम चैनल्स पढ़े हैं ना, तो अगर इन दोनों में से कोई भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो उसका असर पड़ता ये है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिक्रीज होगा, और अगर इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी। तो इन जनरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली जो हार्ट के मसल्स पे एक्ट करते हैं, अगर आप उनको दोगे तो नेचुरली उससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। तो बच्चों अब इस सारी बात का मकसद क्या था बताने का, कि अगर वो कभी ऐसे सिनेरियो पूछें, ठीक है, जिसमें उन्होंने आपको एसिडोसिस मेंशन किया हो, जिसमें उन्होंने आपको हाइपोक्सिया मेंशन किया हो, तो आपको ये चीज़ पता चल जाए कि यार ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। ठीक है ना, जहाँ मतलब दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर बीटा 1 ब्लॉकेट मैं दे रही हूँ तो उसका असर बॉडी के सबसे सबसे मतलब बॉडी के किस पार्ट पे होगा, हार्ट के ऊपर होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। मतलब ये चीजें आपने ना इसको सिनेरियो वाइज देखना है कि अगर वो ये चीजें दें तो मैं पिक कर पाऊँ कि अच्छा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बच्चों समझ आई ये बात? आई थिंक ये बहुत फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, तो अब हम आगे चलते हैं। जो जॉग्सन वाली बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत गौर से आप लोगों ने पढ़ना है, और इसमें क्वेश्चन हो तो आई बी ओके विद इट। मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रीलोड क्या है, तो मैं इसमें नहीं घुस रही। बस एक चीज ध्यान में रखो बच्चों कि प्रीलोड को मैंने आप लोगों को वीनस रिटर्न का ही बताया था, तो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग आई नीड टू टेल यू। अच्छा बच्चों, अब अगर आप लोगों ने प्रीलोड को ना कम करना है, प्रीलोड का क्या मतलब, प्रीलोड का मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब वीनस रिटर्न है, या फिर जो वॉल्यूम जो कि हार्ट में होता है जब फिलिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ना अगर मतलब वीनस रिटर्न है ना, तो अगर मैंने प्रीलोड को कम करना है, मैं चाहती हूँ कि कम ब्लड हार्ट के मतलब हार्ट तक आए, मैं चाहती हूँ कम ब्लड जो है वो ड्रेन्ड हो टू द राइट वेंट्रिकल। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना वीनस डायलेटर्स दे दूंगी। वीनस डायलेटर्स से क्या होगा कि कम वीनस रिटर्न होगा तो नेचुरली प्रीलोड भी कम होगा, ठीक है। तो अगर प्रीलोड को अफेक्ट करवाना है तो आप नाइट्रोग्लिसरीन दोगे, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉन्ग 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 टाइम। एनीवेज, ये बहुत गंदा टॉपिक है। Physiology is a little annoying, I'm sorry.
Abhi, so we are going to talk about these weird curves like these. They're not weird, but it's just it takes a lot of patience to focus on all of this, and I understand that. Anyways, so um that was that. फिर उसके बाद हम आफ्टर लोड पे पढ़ते हैं. आफ्टर लोड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटेड होता है by mean arterial pressure. Now what does that even mean? Just give me a minute. अच्छा. बच्चों, since this is a very important term, I gotta tell you what it means. जो mean arterial pressure होता है ना in general, बच्चों ये होता है average pressure in a person's arteries during one cardiac cycle. In general, if I have to tell you, okay, what does this textbook definition mean? आपको सिर्फ इतना पता हो कि it represents कितनी tissue perfusion है. It represents the pressure that drives blood through the body's organs and tissues. मतलब ये प्रेशर होना चाहिए आपकी ब्लड के, मतलब जितना जैसे ब्लड ब्लड जा रहा है ना वेसल से, ठीक है, तो एक सर्टेन प्रेशर से जाना चाहिए. ठीक है, वो सर्टेन प्रेशर मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है. ये प्रेशर जरूरी होता है ताकि हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स जो हैं वो, बल्कि मैक्सिमम के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो परफ्यूज हों नॉर्मली. ठीक है, ये बात. अब ना ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को असेस करें. इसको ना हमने कैलकुलेट कैसे करना होता है बच्चों, हम इसमें सिस्टोलिक प्रेशर भी यूज करते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर भी यूज करते हैं. इसकी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी इक्वेशन, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब ना थोड़ा ये सुन लो कि अगर मैं ये कहूँ कि मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो गया. मीन आर्टीरियल प्रेशर का मतलब है, तो मतलब जो प्रेशर है ना मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये कैसी कंडीशंस में हो सकता है? अगर हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहा हो, मतलब जब हाई ब्लड प्रेशर हो, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है ना तो हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेन करता है. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स बहुत स्ट्रेन करती हैं. ठीक है, हाई मीन आर्टीरियल प्रेशर में. ठीक है, और इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है वो प्रोन है टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. ठीक है, और अगर हाइपोटेंशन हो रही है, ठीक है, हाइपोटेंशन है मतलब अगर एमएबी कम है, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर कम है, तो दिस कुड हैपन इन केसेस ऑफ हाइपोटेंशन. ठीक है, और इसका मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट बहुत लो है, इट इज इनएडिक्वेट है टू मेंटेन द परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, एंड दैट मीन्स द पर्सन इज गोइंग इनटू शॉक. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. um, है. तो बच्चों आप लोगों को ये समझ आ रहा है अब, जैसे इन क्रिटिकल केयर maintaining an adequate mean arterial pressure is essential for patients with conditions like sepsis, heart failure, and shock. ठीक है, did you guys get this part? Did you guys get this part about mean arterial pressure? Oh, guys, wake up. Thank you. Thank you so much. That's cool. That's cool. Awesome. All right. अब जो है ना, guys, I know this is very boring for the umpteenth time of telling you this, but I kid you not, this is important. All right. And I'm caught in this problem where I have to complete the portion, but also have to tell you this stuff. And pathology is pathology ना इसकी interesting है, चीजें हो जाती हैं. फिजियोलॉजी में बहुत धक्के लगते हैं, मैं अभी से बता रही हूँ. तो हम करना पड़ेगा इंशाल्लाह. मेरी कल कोशिश होगी कि आई विल स्टार्ट द लेक्चर एट अर्ली ऑन, क्योंकि अब हमें इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा. मतलब इसको हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि हम कंप्लीट कर सकें. ये तो हमारा एक पेज नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है ना, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें किसी को भी नहीं आती होती. ठीक है, सो एनीवेज, without without worrying, let's just finish. अच्छा बच्चों, अब जो आफ्टर लोड होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटेड बाय एमएपी. मैंने आप लोगों को बताया था आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है. इट इज द रेजिस्टेंस जो अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू वर्क. ठीक है, टू पुश द ब्लड इनटू द आर्टरीज.
अब दैट इज डिटरमिन्ड, मतलब एक मीन आर्टिकल प्रेशर होता है ना, वो आपको आइडिया देता है कि कितना आफ्टर लोड होगा, ठीक है। इंक्रीज वॉल टेंशन, अब हम पढ़ेंगे लाप्लास लॉ क्या है, ठीक है। सो डोंट वरी इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज। इंक्रीज वॉल टेंशन पर लाप्लास लॉ, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज आफ्टर लोड, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। इसका मकसद पता है क्या था, ये सारी फजूल स्टेटमेंट लिखी है, इसका मकसद ये था कि बच्चों को आपको बता रहे हैं कि आया हम ये क्यों कह रहे हैं कि आफ्टर लोड और मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है दे आर रिलेटेड टू इच अदर, ठीक है। बेसिकली हाउ दिस ends up happening is जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है, it is nothing but it is the pressure places low. Sorry guys. Anyways, बच्चों अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, ये कॉम्पनसेट, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इट कॉम्पनसेट्स फॉर इंक्रीज्ड आफ्टर लोड। मतलब वही बात मैंने आप लोगों को कहा था कि ना, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि ना, अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया है तो हम क्या करते हैं कि हमारे हार्ट को ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है, ऐसा ही है ना। उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है, राइट। एंड जब उसकी हाइपरट्रोफी हो गई, ठीक है, तो जब हाइपरट्रोफी हो जाती है ना, तो हमारे हार्ट के पास अब ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो ब्लड को फोर्स करता है। अब मतलब जब हाइपरट्रोफीड हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा अब वेजल्स के अंदर, तो वो उनकी जो वॉल टेंशन होगी ना वो कम होगी। जब वॉल टेंशन कम होगी तो प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स कम होगा, तो आफ्टर लोड कम होगा। मतलब वो ये बता रहे हैं, वो एक्चुअली सारा कुछ दे आर ट्राइंग टू लिंक एवरीथिंग विद Laplace's law, right? And I feel like I'm just going to read it because it's in my head and I'm not able to explain this properly. So I'm sorry, guys. I feel like I'm going to get a lot of messages after this being like, this was so boring. But again, you and me both agree, right? So I'm not going to get into the physics of this, but really what I'm going to tell you is Laplace is, this I'm searching from Google. So what it says is Laplace's law describes the relationship between the pressure inside a vessel, right? The tension in and the tension in the vessel wall. They go like the forces exerted on the blood vessel walls and the heart. मतलब वही, this was so pathetic. According to the Laplace's law, the tension on the wall of a blood vessel is proportional to both the pressure within the vessel and its radius. Okay, so basically वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितनी भी टेंशन होगी ना, जितना भी प्रेशर होगा, मतलब जितनी भी टेंशन होगी exerted on the walls of the blood vessel, that will be proportional to कितना प्रेशर है within the blood vessel और उसका कितना बड़ा रेडियस है। इसका मतलब ये है कि जो लार्जर आर्टरीज होती है ना, उनमें वॉल टेंशन भी ज्यादा होगी देन स्मॉलर वेसल्स, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो एन्यूरिज्म्स वगैरह होती है ना, जिसमें एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाती है ब्लड वेसल की, तो रेडियस इंक्रीज करता है जब रेट, क्योंकि उनमें रेडियस इंक्रीज हुआ होता है ना, तो इसकी वजह से वॉल टेंशन भी इंक्रीज होती है। और क्योंकि वॉल टेंशन इंक्रीज हो गई है तो इसलिए रप्चर का रिस्क भी ज्यादा है। इसी तरह उसने लेफ्ट वेंट्रिकल पे ये रूल अप्लाई किया है। उसने कहा है कि लाप्लासेस लॉ ये कहता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, मतलब जब हार्ट सॉरी जब जब हार्ट फिल करता है विद ब्लड, ठीक है, तो जो रेडियस होता है वेंट्रिकल का वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। और जब वो एक्सपैंड करता है और प्रेशर इंक्रीज करता है तो इंक्रीज वॉल टेंशन होती है। तो जो कंडीशंस होती हैं जैसे कि हार्ट फेलियर होता है या वेंट्रिक बेसिकली जैसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है,
तो जो वेंट्रिकल का रेडियस होता है ना, दैट में बी abnormally high, leading to increased wall tension and a greater workload the heart to maintain adequate pressure, which can worsen heart failure over time. Guys, did you get this or is this Greek? Guys, where'd you go? We still here? I understand that a lot of you. Yeah, really? Okay. Now, I'm going to leave it to one of you, anyone, even in like these broken sentences. Can you please tell me what do you think, whatever I have said? Like Dr. Umar says, oh no, I can't believe she spoke so much. Anyways, what I'm trying to say is, guys, कोई आप में से कोई इसको summarize कर दे थोड़ा सा बस in a broken sentence. I just want to know what have you understood by ये Laplace's law का इधर क्या सीन है. मुझे तो लगता है मुझे इसको explain ही नहीं करना चाहिए था. But anyways, कोई क्या समझ आप लोगों को समझ क्या है? You just tell me that. I would not name people. It's just I want to know what you guys have understood. That's funny. Anyone else? अच्छा कोई बात नहीं. It's okay. कोई can anyone tell me what it means? अच्छा बच्चों आप लोग ना इस सारी चीज को इग्नोर करो. आप लोग बस ये समझो कि जो आफ्टर लोड होता है ना, बस ये जहन में रख लो कि अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ. जब आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी तो हम हार्ट फेलियर की तरफ जाएंगे. ये तो याद रहेगा ना. बस इस चीज को ये देखो इसको हम यहीं खत्म करते हैं. ठीक है, दैट्स इट. अच्छा, अपने बच्चों फर्ज करो कि वही बात है सारी कि ना आफ्टर लोड इंक्रीज क्यों हो रहा है. आफ्टर लोड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आर्टीरियल सिस्टम में इंक्रीज हो रही है. वन ऑफ द रीजंस इज अगर मेरा जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है या हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाइपरटेंशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट को ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है. अब इस सिचुएशन में कि अगर मेरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही हो सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं इस सूरत में वीनस डायलेटर दूं? कोई दुख है क्या इसका? मुझे कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल. इंस्टेड मैं क्या करूंगी, मैं ना आर्टीरियल वेजोडाइलेटर दूंगी. जब मैं आर्टीरियल वेजोडाइलेटर दूंगी ना तो मेरा जो प्रेशर है, मेरी जो रेजिस्टेंस है वो ही कम हो जाएगी. तो मेरे हार्ट को इतना काम ही नहीं करना पड़ेगा बेसिकली. ठीक है, तो आर्टीरियल वेजोडाइलेटर्स में हाइड्रोलिजीन आता है. ठीक है, अब जो वीनस डायलेटर्स हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, वो सिर्फ प्रीलोड को कम करेगा. जो आर्टीरियल वेजोडाइलेटर्स हैं जैसे हाइड्रोलिजीन, वो सिर्फ आफ्टर लोड को कम करेगा. लेकिन जो एस इनहिबिटर्स हैं और आर्ब्स हैं वो दोनों प्रीलोड और आफ्टर लोड को कम करेंगे, जिस वजह से हम हार्ट फेलियर के अंदर इनको देते हैं. यहाँ तक बात समझ आ जाए आप लोगों को? ठीक है, ये तो जो इक्वेशन है ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, ना कोई आपसे पूछेगा वॉल स्ट्रेस क्या होता है, वो आपसे मोटी मोटी बात बोलेंगे बस. दैट्स इट. एनीवेज, अब जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है इन जनरल है मायोकार्डियम को, ये तो ऑब्वियस सी बात है. देखो लाइक अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी. अगर आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, मतलब आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये है हाइपरटेंशन हो रही है. ठीक है, अब आपने यही सोचना है आफ्टर लोड इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरटेंशन हो रही है. ठीक है, तो उसका मतलब मेरे दिल को ज्यादा काम करना पड़ा है, उसको ज्यादा काम करना पड़ा तो उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली. फॉर वट एवर रीजन अगर मेरा हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, आई हैव टू वर्क मोर, तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और अगर डायमीटर ऑफ द वेंट्रिकल, अब ये उन्होंने दे टेलिंग यू डायमीटर ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज वॉल टेंशन, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हाइपरट्रोफी हो रही है, ठीक है, तो जब कभी भी हाइपरट्रोफी होती है तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है. ठीक है, और ये बच्चों बस एक एमसीक्यू है, इसको जहन में रख के जो कोरोनरी साइनस होता है ना, इट कंटेन्स द मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी. इट्स नॉट योर इंफीरियर वेना केवा, इट्स नॉट योर सुपीरियर वेना केवा, इट्स योर कोरोनरी साइनस. ठीक है बच्चों, ओके.
एक मेरी बस एक ये बात सुन लो, ज्यादा मैं घुसूंगी नहीं इसके अंदर। बच्चों, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आए कि जो हाइपरट्रोफी होती है ना, ठीक है, हाइपरट्रोफी का क्या मतलब होता है कि ना आपकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लाइक आपकी वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, और आपकी वॉल की थिकनेस भी इंक्रीज हो रही है, और उसके अलावा आपका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली, राइट। आपकी, सॉरी, आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट बस ध्यान में ही रख लो। इसका कोई कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है सोचने का, बस आप लोगों को ये पता कि अगर हाइपरट्रोफी हो रही है ना वेंट्रिकल की, तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है। रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो वॉल पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, ये बात बताओ आपको। और अगर वॉल पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है तो वॉल टेंशन ज्यादा हो रही है। जस्ट रिमेम्बर, वॉल पे टेंशन ज्यादा हो तो कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है। डिड यू गाइस गेट दिस? ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, लेकिन ये इतना बोरिंग पोर्शन है दैट यू हैव टू। अच्छा है, स्ट्रोक वॉल्यूम आई टोल्ड यू व्हाट इट इज। किसी को ना समझ आया मुझे बता दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्ट्रोक वॉल्यूम आई टोल्ड यू व्हाट इट इज। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? वेल, ejection fraction is, it's a measure of the stroke volume, ठीक है। मतलब ejection fraction is, just a minute, तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, ये हेल्प करता है आपको टू असेस हार्ट पंपिंग एफिशिएंसी, ठीक है, स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, ये अब लिख लो, इट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल विद ईच हार्ट बीट, ठीक है। मतलब एसेंशियली स्ट्रोक वॉल्यूम का आपको अंदाजा पता चलता है कि इट, मतलब देर गिविंग यू परसेंटेज। जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम तो एक वॉल्यूम होता है ना, तो अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करोगे बाय एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा कि एन डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना हिस्सा स्ट्रोक वॉल्यूम में होना चाहिए, कितना हिस्सा एन डायस्टोलिक वॉल्यूम का आपकी आर्टरीज में जाना चाहिए। नॉर्मली ये क्या होगा, 50 to 70%। लेकिन फर्ज करो कि अगर मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम 30% है, इसका मतलब है कि एन डायस्टोलिक वॉल्यूम से सिर्फ 30% ब्लड निकला है, ठीक है। इसका मतलब है कोई ना कोई मसला तो चल रहा है हार्ट के अंदर, जो ब्लड प्रॉपर तरीके से जा ही नहीं रहा बाहर। तो ये बेसिक इसका मकसद होता है, ठीक है, कि हम ये चीज असेस करें कि लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन कैसा है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 50 to 70%, बस ये आप लोगों को पता हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर मैं, आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी to introduce something that is a little tricky, which is, एक चीज होती है बच्चों, हाँ, अब देखो ना, मैं इजेक्शन फ्रैक्शन को यूज करते हुए हार्ट फेलियर को डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। बेसिकली ना दो टाइप्स के हार्ट फेलियर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इजेक्शन फ्रैक्शन। एक होता है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, और एक होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। जो हार्ट फेलियर होता है ना विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा लेस देन 40% होता है, ठीक है। जिसकी वजह से, जिसका क्या मकसद है, जिसका ये मकसद है कि हार्ट जो है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट की सिस्टलिक एक्टिविटी जो है वो कमजोर है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ठीक से, ठीक है। दिस, उसके बाद दूसरा वाला है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। जब इजेक्शन फ्रैक्शन मेरा 50% या ग्रेटर है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम ये है कि हार्ट ठीक से फिल नहीं कर रहा,
ठीक है। ये कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हार्ट फिल नहीं कर रहा होता? ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हार्ट की वॉल जो होती है ना वो स्टिफ हो जाती है। आप आगे पढ़ोगे ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को पता ही हो बच्चों कि एक होता है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, मतलब हमारा हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कि दिस इज हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन। एक होता है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 50% है या ग्रेटर है, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। इस सूरत में हार्ट इज नॉट फिलिंग प्रॉपरली, so that means this is heart failure with diastolic dysfunction. Did you guys understand this boring thing that I just said? Yay. That's what I like to hear. Guys, I'm gonna just मैं बता रही हूँ मैंने करना क्या है। मैंने आप लोगों को I know that most of you are asleep. Um, ये वैसे तो मुश्किल नहीं है, ये स्प्लिटिंग वाली चीज़ है ना, दिस इज नॉट अ हार्ड, लेकिन ना ये टॉपिक बड़ा है। हमें हो सकता है इस पे 3 दिन लगे, लेकिन मैं पैथो को फिर 2 दिन दूंगी, विच मीन्स मैंने उसको थोड़ा तेज तेज कराना है, राइट? बिकॉज पैथो इज नॉट हार्ड, हार्ट की पैथो मुश्किल नहीं है, उसकी फिजियो गंदी है, और फिजियो के गंदे सवाल भी आते हैं। मतलब जब आप लोग इसके एमसीक्यूज देखोगे ना तो यू विल रियलाइज कि ओ वी वर टेकिंग दिस लाइटली, इट शुड नॉट हैव बीन टेकन दिस लाइटली। सो इसलिए थोड़ा ना इस ये अंदर से चीजें समझ लो ताकि मसला ना हो। And it's hard for you and me both, understand that. It's not like I like to bore you guys, okay? अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, we're going to talk about cardiac output, another big principle. Anyways, sounds like sick principle to me. Okay, we all know what cardiac output is, उसका formula हम सबको पता है, stroke volume into heart rate, ठीक है? लेकिन ये important है कि एक्सरसाइज में कार्डियक आउटपुट को क्या होता है, ठीक है? ये बच्चों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछते हैं आपसे कि शुरू में आप कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा और बाद में क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें यहीं से वो एमसीक्यू उठाता है और गंदे एमसीक्यूज पूछता है, और हम इन चीजों को समझते नहीं क्योंकि हमें लगता है यार वो ये कौन सी इतनी डेप्थ चीजें पूछेगा नहीं, लेकिन वो पूछते हैं। इसलिए बाकी कार्डियो का पोर्शन इजी है, ये वाला पोर्शन है जो गंदा है, तो इसलिए इसको गौर से पढ़ना। बाकी आप रट्टा मार के भी निकाल लेते हो, ये पोर्शन नहीं निकलता, ठीक है? And since it's just give me a minute. तो जो कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि हार्ट पंप करता है पर मिनट, ठीक है? और ना अब एक्सरसाइज के अंदर जो कार्डियक आउटपुट होता है ना वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है ताकि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड्स है ना वो मीट हो सके, ठीक है? तो ना अब फिक्स प्रिंसिपल क्या है? फिक्स प्रिंसिपल बेसिकली मैं बता रहा होता है कि कार्डियक आउटपुट जो होता है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द बॉडी। तो बस ये आपको पता हो, वो ये सिर्फ ये बता रहा है कि कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली related to the rate of oxygen consumption. We already knew that. Tell us something we don't know. That's what I think. Um, and they're gonna go on and on about this. Um, okay, so I don't know if I should explain this to you because it's very long and also uncomplicated थोड़ा सा ना, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। फिक्स प्रिंसिपल में ना बच्चों देखो, मैं जल्दी जल्दी करूँगी, इसको मैंने 2 मिनट देने हैं, ठीक है? फिक्स प्रिंसिपल में दिखा रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें पता है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन ऑक्सीजन कंटेंट बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट और वेन्स के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है उनके डिफरेंस, ये कार्डियक आउटपुट ना उससे ऑपोजिटली रिलेटेड होता है। ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। अब ना जब एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड होती है ना वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अम, और फिक्स प्रिंसिपल के तहत क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मसल्स कंज्यूम करते हैं ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, तो मसल्स कंज्यूम करते हैं मोर ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग जो रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ना कार्डियक आउटपुट जो होता है ना, अभी ये एमसीक्यू आप लोगों को ये लिख लो। कार्डियक आउटपुट जो होता है ना इट कैन राइज अप टू 4 to 6 टाइम्स द रेस्टिंग लेवल ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। इसका क्यों है, क्यों कार्डियक आउटपुट क्यों इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिक्स प्रिंसिपल हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू मीट इट हमारे हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड भी, और उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज, मतलब कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज होता ही होता है। क्योंकि हमारा ब्लड जो है इट हैज टू पंप अ ग्रेटर वॉल्यूम एंड इट आल्सो हैज टू डू इट फास्टर। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक हार्ट रेट दोनों इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो इस वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। ठीक है, और वो 4 to 6 टाइम्स इंक्रीज करता है देन द बेस लेवल। ठीक है, अब उसके अलावा इसमें ना थोड़ी चेंजेस हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों बस सुन लो, सॉरी। um, अब एट रेस्ट अब ना मैं विद रिस्पेक्ट टू ये बताने वाली हूँ। एट रेस्ट क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन द ऑक्सीजन कंटेंट आर्टीरियल ब्लड के अंदर और वीनस ब्लड के अंदर वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है, ये वाइडन कर जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये ना बेसिकली एग्जैक्टली ये ज्यादा हो जाता है, दैट्स मतलब एक्सरसाइज में ये चीज भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो what ends up actually happening is, according to fixed principle, cardiac output rises to meet the increased oxygen consumption with a larger arteriovenous oxygen difference, reflecting greater oxygen extraction by working muscles। मतलब आर्टीरियल बस ये भी इंक्रीज हो जाता है आर्टीरियल ऑक्सीजन, ये भी आर्टीरियोवेनस जो है डिफरेंस ये भी इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और बस ये बात समझने वाली थी। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट जो होता है अर्लियर स्टेजेस में वो मेंटेन होता है बाय, मतलब दोनों हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। लेकिन ना लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैन नो फर्दर इट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 4 to 6 टाइम्स, इट स्टेज, मतलब बस इतना स्टैग्नेंट हो जाता है। फिर सिर्फ इंक्रीज हार्ट रेट आपकी एक्सरसाइज मतलब कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन बाय इंक्रीज हार्ट रेट, मतलब वो एक सर्टेन लेवल के बाद ना स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर लेता। ठीक है, और जो डायस्टली होता है ना इट इज शॉर्टेंड विद इंक्रीज हार्ट रेट, एवरीवन नोज दिस, द हार्डर जब आपका हार्ट रेट ज्यादा होगा ना तो क्या होता है कि जो आपका फिलिंग टाइम होता है ना वो कम हो जाता है, तो डायस्टली इज शॉर्टेंड विद इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, और डिक्रीज डायस्टलिक फिलिंग वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। अम, वो आपको बता रहे हैं कि ना ये बैलेंस हो रहा होता है, मतलब एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि शुरू में ना आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ठीक है, एग्जैक्टली लेकिन मतलब हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि ना हार्ट रेट सिर्फ हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बस एक मैक्सिमम लेवल को पहुंच के ना बस उसकी बस हो जाती है। ठीक है, अब जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ हुआ होता है ना तो आपका जो डायस्लिक फिलिंग फिलिंग टाइम है वो भी कम होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा और इवेंचुअली क्या होगा आपका कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। मतलब एक्सरसाइज के शुरू के अंदर ना आपका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, लेकिन एक्सरसाइज जब हम क्रॉनिक दी चले जाते हैं ना एक्सरसाइज में, फिर क्या होता है कि हमारा कार्डियक आउटपुट खुद ब खुद
होता तब भी एलिवेटेड है, लेकिन इट इज लेस एलिवेटेड देन व्हाट इट वाज इन द बिगिनिंग। व्हाई इज दैट? क्योंकि पहले तो दो फैक्टर्स थे ना, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट। अब सिर्फ एक फैक्टर होगा, हार्ट रेट। और जब हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, तो साथ साथ में डायस्टलिक फिलिंग वॉल्यूम भी तो डिक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, तो जिस वजह से इवेंचुअली कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। बच्चों ये बात समझ आ रही है? इट्स सो बोरिंग, सॉरी। ठीक है, I understand this is very boring for you, but I have no other option. Okay, now we're going to talk about pulse pressure. Pulse pressure is simply the difference between systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Now, everyone knows this. However, what we need to realize is that the pulse pressure is, give me a minute. Now, the pulse pressure is essentially direct pulse pressure की ना बच्चों नॉर्मल वैल्यू होती है 40 मिलीमीटर एच जी। वो कैसे? नॉर्मल सिस्टलिक 120 होता है, डायस्टलिक 80 होता है, तो आंसर 40 है। ठीक है, अब जो पल्स प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टू स्ट्रोक वॉल्यूम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर्टीरियल कंप्लायंस। कंप्लायंस का क्या मतलब हुआ? कितना इजीली आप स्ट्रेच हो सकते हो। ठीक है, तो जितना इजीली आप स्ट्रेच हो रहे हो, उतना कम आपका पल्स प्रेशर है। जितना ज्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, उतना ज्यादा प्रेशर है आर्टरी के अंदर। ऐसा ही है ना पल्स प्रेशर। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है ना पल्स प्रेशर का, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं वो ये कह रही हूँ कि किसी भी वजह से इफ यू डिक्रीज कैपेसिटेंस, मतलब किसी भी वजह से, इन जनरल वो कहना ही चाह रहे हैं बच्चों के जो ओवर टाइम क्या होता है ना हाइपरटेंशन के अंदर, कि ना आपकी जो आर्टरी होती है ना, दे बिकम थिकर। आर्टरीज थिकर हो जाती हैं, आर्टरीज स्टिफर हो जाते हैं, जैसे एजिंग के साथ भी होता है, हाइपरटेंशन में भी होता है। ठीक है, तो ना क्या होता है कि आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है। ठीक है, जब आपकी कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है ना, तो उसकी वजह से पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि आप लोगों को एक टेबल बनाना है। जो इधर ये सारी जो बातें हैं ना, ये एक टेबल बनी है। ठीक है, इसमें वो लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पल्स प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पल्स प्रेशर को डिक्रीज करती हैं। जो चीज़ें पल्स प्रेशर को डिक्रीज करती हैं ना, वो क्या है? एओर्टिक स्टेनोसिस। अब एओर्टिक स्टेनोसिस ने क्या करना है? स्टेनोसिस है, हमने क्या कहना है? स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो, और मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम ऊपर है और नीचे क्या मतलब हम जो फॉर्मूला है ना पल्स प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्टीरियल compliance. So if there is aortic stenosis, what do you think is happening to the compliance? It's definitely decreasing. So what's going to happen to your um what's going to happen to your PP? It's going to increase. Cardiogenic shock के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनार्ड के अंदर क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है अगेन। ठीक है, एडवांस हार्ट फेलियर में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। उसके बाद वी हैव जो इंक्रीज पल्स प्रेशर में इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है और एओर्टिक स्टिफनिंग है। और aortic stiffening is what? Aortic stiffening happens because of systolic hypertension in the elderly. Anyways, hyperthyroidism, aortic regurgitation, aortic stiffening. अब aortic stiffening वो स्पेसिफिक बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन जनरल ना, मतलब हाइपरटेंशन में तो सारी आर्टरी स्टिफन हो जाती है ना, लेकिन अगर आपकी एओर्टा स्टिफन हो स्पेसिफिकली या मोर सिग्निफिकेंटली देन अदर्स, तो ये एक फाइंडिंग है जो कि ज्यादातर रिलेटेड होती है टू द प्रोसेस ऑफ एजिंग। ठीक है, उसके अलावा देखो लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ने क्या करना होता है? उसने इंक्रीज करना होता है सिंपैथेटिक टोन। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ना, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स के अंदर, जब वो सिंपैथेटिक उनको इनर्वेशन मिलती है, एड्रेनर्जिक जो भी, वो जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग जब एक्ट करती है ना इन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, तो वहां पे एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन रिसेप्टर्स को ना सिंपैथेटिक इनर्वेशन मिल रही होती है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फॉरगेट इट। हर चीज समझने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। ठीक है ना?
तो बस आप लोगों को ये पता हो कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, उनको सिंपैथेटिक, अगर सिंपैथेटिक इनर्वेशन मिले तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, अगर पैरासिम्पैथेटिक मिले तो वो वेजोडाइलेटेड रहते हैं। अब फर्ज करो कि ब्लड वेसल्स हैं, उनको मैं सिंपैथेटिक, उनका अगर सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाए तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। जब वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, जब कैपेसिटेंस कम हो जाएगी तो पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बस। और फिर हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमने क्या कहा था बच्चों, देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है। हमने ऊपर पढ़ा है कि शुरू के अंदर क्या हो रहा है, जब हम अर्ली स्टेज में आए ना एक्सरसाइज के अंदर, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता था, हार्ट रेट भी इंक्रीज होता था, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम एक टॉप जगह पे पहुंच गया और हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो गया है। अब क्या हो रहा है कि इवेंचुअली, तो शुरू में कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा है, शुरू में पल्स प्रेशर भी ज्यादा है। पल्स प्रेशर क्यों ज्यादा है? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि एज यू मूव ऑन विद एक्सरसाइज, क्या होता है कि आपका हार्ट रेट इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि अब आपके पास टाइम ही नहीं है सही से फिल करने का हार्ट को। जब आपके पास टाइम ही नहीं है सही से फिल करने का हार्ट को, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो stroke volume multiplied by heart rate is cardiac output. Eventually what happens is your cardiac output decreases. ठीक है? So that's that. Guys, tell me, I need reassurance. Did you understand this? And it's okay if did you guys understand this? I want the girls to reply. I feel like they're just too disappointed right now. She's explaining useless points and we're not going to complete our portion. Guys, you okay, Dr. Issa, thank you. I want some other girl to respond to. Guys, we're going to now talk about something that's thank you. Okay, guys, we're going to now talk about Starling curves and really what you have to remember about them. ये बहुत fairly simple सी बात है। वो पता क्या कह रहे हैं? देखो बच्चों, ये है एंड डायस्टलिक वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं प्रीलोड, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। अब नॉर्मली ना क्या होता है बच्चों कि जितना ज्यादा आपका प्रीलोड होगा ना, उतना ज्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। हमने यही पढ़ा था ना शुरू में भी कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो रिलेटेड है टू, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इज एन डायस्टलिक वॉल्यूम माइनस एनसिस्टलिक वॉल्यूम। तो इसमें तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब ना हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम के कुछ रिस्क, कुछ फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें हमने कहा था प्री लोड है, आफ्टर लोड है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। ऐसा ही है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर फर्स्ट करो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अम, अगर हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाए ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इवेंचुअली व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज योर कर्व, राइट, देखो लाइक अगर आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, वेट अ मिनट, दिस इज द कर्व विथ वो नहीं, थोड़ी समझ नहीं आ रही डायग्राम में। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद कैटेकोलोमीन्स, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद लॉस ऑफ मायोकार्डियम। अच्छा ठीक है, सही, दिट सेइंग दिस, ओके। एनीवेज, व्हाट देयर सेइंग इज ये हमारे पास कर्व है। अब इफ यू नोटिस गाइस समथिंग, कि what are they saying? Heart failure plus positive inotrope, heart failure, myocard. This is a little difficult diagram. Just give me a minute, guys. Why am I a little confused? Maybe I'm just give me a minute. बच्चों, in general,
now I just wanted to break this diagram. So what actually ends up happening is इसमें different conditions दी हुई हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या हो रहा है कि जो हार्ट रेट हो रहा है ना वो मतलब हायर कर्व इंडिकेट करिए कि जब आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगी ना, जब भी आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट या आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ना देखो लाइक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैटेंड है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है हार्ट फेलियर प्लस पॉजिटिव आइनोट्रोप। पॉजिटिव आइनोट्रोप में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, जैसे डिजॉक्सिन ले रहे हो, या आप मतलब जैसे आप डिजॉक्सिन ले रहे हो, तो वो आपकी हार्ट फेलियर की कंडीशन को थोड़ा बेहतर कर देता है, ठीक है। मतलब आपके हार्ट को थोड़ा स्ट्रेंथ दे देता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन भी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर विद पॉजिटिव आइनोट्रोप जब आप देते हो तो आपकी जो कर्व है इट मूव्स लिटिल अबव, ठीक है। और वो ये बता रहे हैं कि सो दैट्स व्हाट इट इज। आइनोट्रोप्स की एग्जांपल्स हैं, डोब्यूटामीन है, मिलिरनोन है, डिजॉक्सिन है, और ऐसे फैक्टर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं वो है, अगर आप बीटा ब्लॉकर्स दो अक्यूट सेटिंग के अंदर, ठीक है, या अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दो, नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन, ये वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो हार्ट में होते हैं, ठीक है। और अगर हार्ट फेलियर हो, ठीक है। ये वाली डायग्राम समझ आई, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? आई नो इट्स लिटिल स्कैटर्ड। गाइस understood, that's lovely. Really? Guys, do you think we should call it a day? और कल ना मैं जरा जल्दी स्टार्ट करूंगी लाइक एट 8, क्योंकि इस तरह से ना हमारे पोर्शन नहीं कंप्लीट होगा, ये बहुत गंदा और ड्रैगिश सा हुआ है और इसमें टाइम लगेगा। बच्चों ये समझ आ गई हैं चीजें? मुझे बताओ आप लोग। The other people, can you please say yes? It would make my day. Thanks. Just give me thanks. um which I'm gonna ask you some things. Well, let me see if it works. So this is not a scenario. Okay, so I'm just gonna, ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे बताना क्या हो रहा है इसमें ना। एक 30-year-old हेल्दी अडल्ट है, और बच्चों जो बच्चे रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, दिस इज वेयर यू स्टॉप लिसनिंग, ऑलराइट, बिकॉज दिस इज जस्ट गोना बी सम रैंडम क्वेश्चंस आई एम गोना आस्क, और इससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो a 30-year-old healthy individual, he begins moderate intensity workout, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि उसकी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पे शुरू में क्या इफेक्ट आएगा? दिस इज लाइक आई सेड, इट्स वेरी बेसिक स्टफ। और आप लोगों को क्या शाबाश, वेरी गुड। मुझे ये भी बताओ बच्चों कि ना उसकी जो वेरी गुड, तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो बच्चों कि जो फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व है, ठीक है, अगर आपने देखा हो, here it is. अगर एक पर्सन जो है वो नॉर्मल है और एक पर्सन जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू हो गया है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ना अम, कि उसके वीनस रिटर्न के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? Does it increase?
I think it increases because it does increase. And what about his I really think this stuff is really hard. I'm not gonna okay. Here's what I am going to do though. बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं बताती, मैं आप लोगों को कुछ सिनेरियोज बताती हूँ, मैं आप लोगों को उनकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, ठीक है? I'm not gonna ask you questions क्योंकि मुझे लगता है same page with me, ठीक है? मैं बोलती जाऊंगी और अगर इस सिनेरियो में आपको कुछ और ये मैं बता रही हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग चीजों को link कर CVS की फिजियोलॉजी इज लिटरली द रूप से पढ़नी होती. सो वी विल वर्क ऑन बोथ ऑफ दिस, ठीक है? मैं बोलती जाऊंगी, आप लोगों ने बस बताना है कि इट और नॉट, ठीक है? ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जो मोस्ट सिंपल सिनेरियोज होते हैं, ठीक है? अब फर्स्ट को एक पेशेंट भी होती है ना, तो हमारा ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाता है. अब आप लोगों को पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उसने क्या करवाना होता है, ब्लड वेसल्स की, मतलब सिंपैथेटिक ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो जाता है तो उसको हार्ट को इनर्वेट कर रहा होता है ना सिंपैथेटिक सिस्टम, वो जो एसए नोड वगैरह पे. तो बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है. बस कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, और ये जो कर्व है इसको क्या होता है कि ना, जब इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वीनस रिटर्न इंक्रीज करती है और ये जो है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है? और जब कभी भी आपका प्री लोड इंक्रीज होता है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हायर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो जो हमारी हार्ट परफॉर्मेंस है, इट मूव्स टू अ हायर कर्व. ऐसा ही है, वी ऑल एग्री टू दिस, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब हम एक मैं आप लोगों को थोड़ा इस जो मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंट बात लगती है कि ना मीन आर्टीरियल प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है एक्सरसाइज का. जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है ना, बल्कि आप बस ये समझो कि जो mean arterial, what actually happens is although total peripheral resistance may decrease slightly due to vasodilation in the muscles. Why is this happening? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं याद हो या ना याद हो कि बच्चों जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ना पेरिफेरली, वहाँ पे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, वेसोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है, ऑफ आर्टरीज. और इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मसल सेल्स तक पहुंच सके. तो ये इसको हम कहते हैं लोकल, एक लोकल किस्म का रिस्पॉन्स होता है स्केलेटल मसल में जो कि होता है. और जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो पेरिफेरली जो स्केलेटल मसल्स को जा रही होती है ना आर्टरीज, वो डायलेट कर जाती हैं. तो ओवरऑल उसका फर्क ये पड़ता है कि हमारी आर्टरीज के अंदर कुछ हद तक एक माइल्ड छोटा सा डिक्रीज होता है, ठीक है? तो कहने को टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस स्लाइटली डिक्रीज करती है. लेकिन तो इसका मतलब तो ये है ना कि मीन आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली होता क्या है कि क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ हुआ होता है, तो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज हुआ हुआ होता है, ठीक है ना? बस आप लोगों को ये चीज बताओ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है? अब दिस इज अ लिटिल गाइस, इज दिस, आई डोंट नो इफ इट्स हेल्पिंग और नॉट. मैं बोलती जाती हूँ. If you guys want to stop listening, that's okay too. अगर एक 65-year-old मेल है जिसको ना क्रॉनिक हार्ट फेलियर है और वो आता है आपके पास फैटीग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, ठीक है? अब ना एक पर्सन जिसमें हार्ट फेलियर है, उसकी ऑलरेडी उसकी जो हार्ट की एबिलिटी है ना टू पंप ब्लड, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है? तो उसकी वजह से देयर इज लेस स्ट्रोक वॉल्यूम और ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी कम है. अब इसकी फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कर्व कैसी होगी कि जो जो कर्व होगी ना, इट इज गोइंग टू मूव डाउन. क्यों? The patient's heart operates on a flatter portion of the Starling curve, where increases in preload no longer significantly increase stroke volume. This is due to the weakened contractile function in the heart, in heart failure. मतलब वो simply कह रहे हैं कि ना
जो कर्व होती है ना वो ज़्यादा फ्लैट हो जाती है, ठीक है। और हमारे मीन आर्टीरियल प्रेशर और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है। आई फील लाइक बच्चों से आप लोग सो जाओगे, तो आई एम नॉट गोना से दिस, बस ये बात सुन लो, क्योंकि ना ये फिजियोलॉजी है, ज़रा मुश्किल होती है इसके ना क्वेश्चंस करना और लिखना और ये सारा कुछ करना और ढूंढना एक्चुअली। To compensate for the reduced cardiac output, the body increases total peripheral resistance by vasoconstriction to maintain MAP. Um, I feel like that was really boring and unnecessary. I'm sorry, guys. We're done. Okay. Any questions? Forget the questions that I've asked right now. Sometimes I get carried away. Tell me, whatever I've taught, does anybody have any questions if they're up? Any girls or guys, just tell me. I would be glad to answer a question. Because I feel like मैंने इतना वो this class I did not enjoy. It's just because I feel like I don't know if you guys have understood the stuff that I've said. Yeah, people are, please explain MAP again. Okay, that's valid. I will explain it. Okay, cool. Just give me a minute. बच्चों आप लोग भी पूछ सकते हो if you have issues. This is what we call board biopsy, which is published right now for the hearing loss. And this is okay, cool. I will. It's right, Trevor's. It's not results of and treatment is just possible. Vascular that tend to be really bad. बच्चों जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है ना, इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज प्रेशर इन आर्टरीज। मतलब कि ना ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है, ये तुम लोग इसकी डेफिनेशन को छोड़ो, बेसिकली ये ऐसा प्रेशर होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि कितना कि ब्लड आपकी आर्टरीज के अंदर जो फ्लो कर रहा है उसको कितने प्रेशर से फ्लो करना चाहिए टू सप्लाई ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। मतलब एक मीन आर्टीरियल प्रेशर, फर्स्ट करो बच्चों, हमारा जो नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है ना वो होता है 70 मिलीमीटर Hg, ठीक है। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल का है। फर्ज करो फॉर वट एवर रीजन आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर मतलब 100 मिलीमीटर Hg का मतलब है कि ये प्रेशर है, अगर ये मेंटेन करोगे तो तुम्हारे ऑर्गन्स परफ्यूज होंगे, ये कम करोगे तो ऑर्गन्स परफ्यूज नहीं होंगे। मीन आर्टीरियल प्रेशर फॉर वट एवर रीजन is 30 millimeters Hg, that means the person is in shock, right? उसका ब्लड प्रेशर उसकी आर्टरीज में क्यों है, वो तो परफ्यूजन को मेंटेन नहीं कर रहा। What is the blood pressure and the diastolic blood pressure, right? And so why is this important, right? Because a certain amount of pressure is needed to push blood through the arteries and deliver oxygen and nutrients to tissues. And let's say if the mean arterial pressure is too low, organs like the brain and the kidneys and the heart may not receive enough blood. And mean arterial pressure is particularly monitored in critically ill patients as it helps to assess whether blood flow is adequate for survival. ठीक है? Did you understand this bit? अच्छा, अब इसके रिलेटेड कोई बात, अच्छा बच्चों अब इसके रिलेटेड मैं बस एक बात बताती हूँ। जितना ज्यादा आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर, नॉर्मल तो 70 से 100 होना चाहिए ना, ये हमें पता चल गया कि फर्ज करो अगर एक पेशेंट का 70 से 100 से कम है तो ये तो बहुत डेंजरस बात है। इसका मतलब ये है कि उसके ऑर्गन्स परफ्यूज ही नहीं हो रहे, उसके वाइटल ऑर्गन्स को ठीक से ब्लड नहीं पहुंच रहा, ऐसी बात है ना। तो अगर MAP बहुत ज्यादा है, अगर वो 100 से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका आफ्टर लोड ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ब्लड को, आपके हार्ट को
ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज। ठीक है। तो वेयर मीन आर्टीरियल प्रेशर इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू असेस कि कितना प्रेशर नीडेड है टू मेंटेन परफ्यूजन। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो तो इसका ये मतलब है कि आपके हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क एफर्ट डालनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू पंप ब्लड टू द आर्टरीज। मतलब ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी रेजिस्टेंस है अ, या आफ्टर लोड कितना है। जितना मीन आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होता है ना, उतना आफ्टर लोड ज्यादा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मैं हाइपर टेंशन है पेशेंट को, ठीक है, या एथेरोस्क्लेरोसिस है या एओर्टिक स्टेनोसिस है, चलो ले लो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ब्लड को अगर मैंने पंप करना है, अगर मेरे हार्ट ने पंप करना है ब्लड को थ्रू दिस नैरोड ल्यूमेन, तो क्या उसको ज्यादा प्रेशर चाहिए, कम प्रेशर चाहिए, ज्यादा प्रेशर चाहिए ना? तो इस सूरत में आपको क्या लगता है कि आफ्टर लोड और मीन आर्टीरियल प्रेशर वो ज्यादा होगा या कम होगा या नॉर्मल होगा?